आज हम लोग अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का अध्ययन करेंगे, जिसके फलस्वरूप जनन कोशिकाओं से युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक निषेचन करते हैं और लैंगिक जनन के द्वारा नए जीव जातियों का निर्माण होता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप स्पर्म का निर्माण होता है और मादा में प्राइमरी oocyte से ओवम का निर्माण होता है। यह स्पर्म और ओवम दोनों हैप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं। इनके निषेचन से जाइगोट बनता है जो डिप्लॉइड होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 हो जाती है और यह जाइगोट कई समसूत्री विभाजन के द्वारा नए जीव का विकास करता है। मियासिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फार्मर तथा मुरे नामक वैज्ञानिकों ने सन 1905 में किया था। अर्धसूत्री का अध्ययन पुष्प कलिकाओं के परागकोशों में सुगमता से किया जा सकता है। अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन के द्वारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पीढ़ी एकांतरण की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों अवस्थाएं एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में आती रहती हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन अथवा रिडक्शन डिवीजन में कोशिका का विभाजन दो बार होता है। पहले विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जिसे रिडक्शनल डिवीजन, और दूसरा विभाजन समसूत्री प्रकार का होता है, जिसे माइटोसिस कहते हैं। ये दोनों विभाजन एक पूर्ण अर्धसूत्रण या मियोटिक सेल डिवीजन की तरह होते हैं और कोशिका विभाजन के दो चरण माने जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन को दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में क्रमशः निम्न 4 प्रावस्थाएं आती हैं: प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। पूर्वावस्था प्रथम या प्रोफेज फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी प्रावस्था होती है। अब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के प्रोफेज फर्स्ट अवस्था का अध्ययन करेंगे। यह अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था होती है। अध्ययन की सुविधा के लिए इसको निम्नलिखित 5 उप प्रावस्थाओं 5 सब स्टेजेस में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट को कहते हैं लैप्टोटिन, सेकेंड को जाइगोटिन, थर्ड को पैकिटिन, फोर्थ को डिप्लोटिन और फिफ्थ को डाइकाइनेसिस कहते हैं। अब प्रोफेज प्रावस्था की लैप्टोटिन उपप्रावस्था का अध्ययन करेंगे। इस उपप्रावस्था में केंद्रक आयतन में वृद्धि करता है और केंद्रक जाल खुलकर लंबे पतले धागों जैसी संरचना बना लेता है, जो बाद में संघनित हो जाते हैं और गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। इन्हें गुणसूत्र कहते हैं, जिनमें से आधे गुणसूत्र माता से आए हुए होते हैं और आधे गुणसूत्र पिता से आए होते हैं। अर्थात लैप्टोटिन उपप्रावस्था में जितने भी गुणसूत्र बिखरे हुए दिखाई देते हैं, आधे माता के होते हैं और आधा पिता के होते हैं। एक ही प्रकार के गुण रखने वाले गुणसूत्रों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। जाइगोटिन उपप्रावस्था। इस उपप्रावस्था में समजात गुणसूत्र जो लैप्टोटिन उपप्रावस्था में केंद्रक द्रव्य में बिखरे रहते हैं, इस प्रावस्था में एक दूसरे के समीप आकर जोड़े बनाने प्रारंभ कर देते हैं, जिसे सूत्र युग्मन कहते हैं। अर्थात समजात गुणसूत्र जो आकार में, संरचना में, गुणधर्म में समान होते हैं, वे गुणसूत्र एक माता के और एक पिता के दोनों जोड़ा बनाना प्रारंभ करते हैं, जिसे सिनेप्सिस की क्रिया कहते हैं।
और सिनेप्सिस की क्रिया सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के कारण होती है और गुणसूत्रों के बीच 0.15 से 2.0 nm की दूरी बनी रहती है। यह दूरी सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा होती है। अब मियासिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटिन उपअवस्था का अध्ययन करेंगे। इस उपअवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र लंबाई में फट जाता है, जिससे प्रत्येक जोड़े में 4 अर्धगुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं। इस दशा को चतुर संयोजक या टेट्रावेलेंट टेट्राड भी कहते हैं। अर्थात इस उपअवस्था में गुणसूत्र लंबाई में फट जाते हैं और एक सेंट्रोमियर से कुल 4 अर्धगुणसूत्र जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन उपअवस्था। इस प्रवस्था में गुणसूत्र और अधिक संघनित या घने हो जाते हैं और युग्मित गुणसूत्र, जो गुणसूत्र जोड़े बनाए हुए होते हैं, इनका प्रत्येक अर्धगुणसूत्र एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। युग्मित गुणसूत्रों के अर्धगुणसूत्र एक साथ अलग नहीं होते, बल्कि कुछ स्थानों पर एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और क्रॉस बनाते हैं। इन स्थानों को किएज़मेटा कहते हैं। इन्हीं स्थानों पर गुणसूत्र टूट जाते हैं और टूटा हुआ भाग एक दूसरे अर्धगुणसूत्र में चला जाता है और उसमें जाकर जुड़ जाता है। इस प्रकार नर व मादा गुणसूत्रों के कुछ भाग की अदला बदली हो जाती है। इस क्रिया को क्रॉसिंग ओवर या विनिमय कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ही प्रत्येक जीवधारियों में माता और पिता दोनों के लक्षणों का समावेश हो जाता है और इनमें विभिन्नता उत्पन्न होती है। कियाज्मा फॉर्मेशन ड्यूरिंग डिप्लोटिन द पेयर्ड क्रोमोसोम्स फ्रॉम एन एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर नोन एज कियाज्मेटा। एट कियाज्मेटा the crossing over between two non-sister chromatids take place. Zygote. Here the chromosomes start pairing and synapsis between homologous chromosomes begins. क्रॉसिंग ओवर की क्रिया में समजात गुणसूत्रों में से आधे गुणसूत्र माता से और आधे गुणसूत्र पिता से आए हुए होते हैं। गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थों जेनेटिक मटेरियल्स का विनिमय अथवा अदला बदली हो जाता है। इसके बाद गुणसूत्रों में माता व पिता दोनों के गुणसूत्र पुत्रों में चले जाते हैं। डिप्लोटिन अवस्था में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स टूटकर समाप्त हो जाता है, जिससे पुनर्योग या रिकॉम्बिनेशन सुलभ हो जाता है। इस प्रकार क्रॉसिंग ओवर में नए रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, जिसके कारण प्राणियों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। इस प्रवस्था के अंत में गुणसूत्रों में प्रतिकर्षण होना प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण ये अलग होना प्रारंभ कर देते हैं। अब अंत में प्रोफेज फर्स्ट की सबसे अंतिम अवस्था डाइकाइनेसिस आती है। यह पूर्वावस्था की सबसे अंतिम उपअवस्था होती है। इस अवस्था में गुणसूत्र अधिक कुंडलित हो जाते हैं और मैट्रिक्स गाढ़ा होकर अधिक एकत्र होने लगता है, अर्थात मैट्रिक्स की मात्रा बढ़ जाती है। इस उपअवस्था में केंद्रिका, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, नष्ट हो जाती है। केंद्रिका नष्ट होने के बाद कियाज्मेटा गुणसूत्र के एक बाह के अंत की ओर चला जाता है, जिसे टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। इस प्रवस्था के अंत तक गुणसूत्रों में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाना प्रारंभ करते हैं। केंद्र कला भी लगभग समाप्त हो जाती है। प्रोफेज फर्स्ट प्रवस्था समाप्त होने के बाद मेटाफेज प्रवस्था आती है। इस प्रवस्था में केंद्र कला नष्ट हो जाती है। तर्कु तंतु स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं और गुणसूत्र तर्कु के मध्य क्षेत्र में एकत्र हो जाते हैं और तर्कु पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर रहते हैं और गुणसूत्रों के अंतःखंड
जिसे टीलोमियर कहते हैं, ये मध्यरेखीय इक्वेटोरियल पार्ट की तरफ होते हैं। अर्थात मेटाफेज प्रावस्था में दोनों ध्रुवों की ओर से तारक काय पतले पतले ट्रैक्टाइल फाइबर्स के रूप में बिखर जाता है, जिनसे सेंट्रोमियर गुणसूत्रों के जुड़कर सभी गुणसूत्रों को मध्य रेखा पर ला देता है। मेटाफेज फर्स्ट के बाद एनाफेज फर्स्ट प्रावस्था आती है। इस अवस्था में सूत्र युग्मन या सिनैप्सिस के साथ आए गुणसूत्रों में प्रतिकर्षण बल के कारण गुणसूत्र दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। अर्थात इस उपअवस्था में गुणसूत्रों में प्रतिकर्षण होना प्रारंभ हो जाता है और प्रत्येक गुणसूत्र अपने दो अर्ध गुणसूत्रों के साथ अलग होते हैं। क्रॉसिंग ओवर द्वारा कियाज्मेटा बढ़ने के कारण दोनों अर्ध गुणसूत्र आनुवंशिकी की दृष्टि से एक समान नहीं होते, क्योंकि इस विभाजन से गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ जाती है। अतः इस विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन, जिसे मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि इस डिवीजन के द्वारा गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब लास्ट में आती है टीलोफेज फर्स्ट प्रावस्था। इस अवस्था में दोनों ध्रुवों के गुणसूत्रों के समूह आपस में मिक्स हो जाते हैं और केंद्रक कला तथा केंद्रिका का पुनः निर्माण हो जाता है। इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होना प्रारंभ हो जाता है। कोशिका द्रव्य के विभाजन के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अन्य कोशिकांग भी पुनः कोशिका में विभाजित होकर के प्रत्येक कोशिका, जो दोनों केंद्रक दो भागों में बटे हुए होते हैं, उनमें साइटोकाइनेसिस क्रिया के द्वारा सभी कोशिकांगों का पुनः निर्माण हो जाता है। प्रत्येक कोशिका में साइटोकाइनेसिस नहीं होता और जिनमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता उनमें कोशिका भित्ति नहीं बनती है। उनमें दोनों केंद्रक कोशिका द्रव्य में ही बने रहते हैं तथा सीधे ही मियोसिस सेकेंड में चले जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम चरण में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यदि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन का तुलना किया जाए तो समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या तो उतनी ही रहती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कंप्लीट होने के बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड शुरू होता है। इस विभाजन में प्रथम अर्धसूत्रण या मियोटिक विभाजन द्वारा बनी दोनों पुत्री कोशिकाएं दूसरी बार विभाजित होती हैं। इनमें निम्न प्रावस्थाएं पुनः संपन्न होती हैं: प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। मियोसिस सेकेंड समसूत्री प्रकार का होता है। इसके फलस्वरूप दोनों केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा माइटोसिस की क्रिया के द्वारा चार समान केंद्रकों का निर्माण करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन का हम लोग सारांश देखेंगे। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में प्रारंभ होता है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय दो बार विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की प्रोफेज बहुत लंबी होती है। इसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस उपअवस्थाएं आती हैं। लेप्टोटीन में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, जिसमें से आधे गुणसूत्र माता से और आधे गुणसूत्र पिता से आए हुए होते हैं। लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन प्रावस्था आती है। जाइगोटीन प्रावस्था में समजात गुणसूत्र जोड़ा बनाते हैं। इसके बाद पैकेटीन प्रावस्था आती है। पैकेटीन प्रावस्था में गुणसूत्र लंबाई में फट जाते हैं और प्रत्येक समजात गुणसूत्र में चार अर्ध गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्रों के खंड आपस में क्रॉस बनाते हैं। अब आती है डिप्लोटीन प्रावस्था। डिप्लोटीन प्रावस्था में कियाज्मेटा बनता है
और दोनों अर्धगुणसूत्र आपस में आनुवंशिक पदार्थों की अदला बदली करते हैं। इसके बाद डाइकाइनेसिस प्रावस्था में गुणसूत्र अलग होना प्रारंभ करते हैं और इनमें कोशिका द्रव्य या मैट्रिक्स एकत्र हो जाता है। अब प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद मेटाफेज फर्स्ट उपअवस्था आती है। मेटाफेज उपअवस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा में चले आते हैं और तारक काय बटकर ट्रैक्टाइल तंतुओं के रूप में सेंट्रोमियर से जुड़ जाता है। मेटाफेज के बाद एनाफेज उपअवस्था आती है। एनाफेज उपअवस्था में सभी मध्य रेखा के गुणसूत्र आधे गुणसूत्र जो समजात गुणसूत्र जोड़ा बनाए हुए होते हैं, एक गुणसूत्र ऊपर की तरफ और दूसरा गुणसूत्र नीचे की तरफ जाने लगता है। और टीलोफेज उपअवस्था में दोनों ध्रुवों की ओर जाकर गुणसूत्र कुंडलित हो जाते हैं। पुनः केंद्रक कला और केंद्रिका का निर्माण होता है। इस प्रकार प्रोफेज अर्धसूत्री विभाजन प्रथम संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण होता है। अब दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय प्रारंभ होता है, जो समसूत्री प्रकार का होता है, जिसके फलस्वरूप दोनों केंद्रकों से पुनः दो दो केंद्रक बनते हैं। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन में एक केंद्रक से कुल 4 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है।